नमस्ते दोस्तों, हमारे आज के इस बेहद खास ज्ञानवर्धक और रहस्यमय पॉडकास्ट एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे आज के समाज, हमारी राजनीति और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को गहराई से समझने के लिए भी एक बहुत ही जरूरी और अचूक चाबी है। आज हम मशहूर फ्रांसीसी विचारक, समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक गुस्ताव ले बॉन की विश्व प्रसिद्ध और कालजयी रचना द क्राउड, ए स्टडी ऑफ द पॉपुलर माइंड यानी भीड़ का मनोविज्ञान पर एक बहुत ही विस्तृत और गहरी चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी शांति से बैठकर यह सोचने की कोशिश की है कि एक इंसान जो जब अकेला होता है तो बहुत ही समझदार, तर्कशील, शांत और हर पहलू को सोच समझकर फैसले लेने वाला व्यक्ति होता है, वही इंसान जब किसी बहुत बड़ी भीड़ का, किसी उग्र आंदोलन का या किसी बड़े समूह का हिस्सा बन जाता है तो उसका व्यवहार अचानक से पूरी तरह क्यों बदल जाता है? क्यों वह भीड़ में शामिल होकर ऐसे भयानक या अविश्वसनीय काम कर बैठता है जिसके बारे में वह अकेले में कभी सपने में भी नहीं सोच सकता? गुस्ताव ले बॉन ने अपनी इस शानदार किताब में इंसान के दिमाग के इसी सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाया है। ले बॉन अपनी बात की शुरुआत करते हुए कहते हैं कि आधुनिक युग जिसमें हम आज जी रहे हैं वह दरअसल भीड़ का युग है। पुराने समय में राजाओं, महाराजाओं और कुछ खास शासकों की नीतियां ही देशों का इतिहास तय करती थीं। उस समय आम जनता की राय की कोई खास अहमियत नहीं होती थी। लेकिन आज के इस आधुनिक दौर में परिदृश्य बिल्कुल बदल चुका है। आज के समय में भीड़ की आवाज, जनता की राय ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। राजाओं और शासकों को भी भीड़ की इच्छा के अनुसार ही काम करना पड़ता है। अब समाजों की नीति दरबारों में नहीं, बल्कि भीड़ के दिलों में तय होती है। लेकिन यह भीड़ आखिर है क्या? ले बॉन के अनुसार जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से वह केवल कुछ लोगों का एक साधारण समूह नहीं रह जाता, बल्कि वह एक मनोवैज्ञानिक भीड़ बन जाता है। इस मनोवैज्ञानिक भीड़ की सबसे बड़ी और खतरनाक खासियत यह होती है कि इसमें शामिल होते ही हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत चेतन मन, उसकी अपनी स्वतंत्र सोचने समझने की शक्ति, उसका अपना अलग व्यक्तित्व पूरी तरह से गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है। उन हजारों लोगों की भावनाएं, उनके विचार एक ही दिशा में बहने लगते हैं और एक सामूहिक मन या सामूहिक आत्मा का निर्माण होता है। ले बॉन इसे भीड़ की मानसिक एकता का नियम कहते हैं। इसे समझाने के लिए वे जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान का एक बहुत ही सटीक उदाहरण देते हैं। जिस तरह से रसायन विज्ञान में जब दो अलग अलग तत्व आपस में मिलते हैं तो वे मिलकर एक बिल्कुल नया तत्व बना देते हैं, जिसके गुण उन दोनों मूल तत्वों से एकदम अलग होते हैं। ठीक उसी तरह भीड़ में शामिल इंसान का व्यवहार उसके अकेले के व्यवहार से बिल्कुल अलग हो जाता है। भीड़ में शामिल होने के बाद इंसान एक तरह से सम्मोहित अवस्था में चला जाता है। उसका अपने दिमाग पर, अपने तर्क पर, अपनी बुद्धि पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। वह अचेतन मन की गहरी शक्तियों से संचालित होने लगता है। हमारा अचेतन मन उन पुरानी प्रवृत्तियों और आदतों का भंडार है जो हमें हमारे पूर्वजों और हमारी नस्ल से विरासत में मिली हैं। भीड़ हमेशा इन्हीं अचेतन शक्तियों की गुलाम होती है। वह बहुत ही आवेगी, अस्थिर और उत्तेजक होती है। भीड़ के अंदर कोई स्थिरता नहीं होती। एक पल में भीड़ बहुत ही क्रूर, हिंसक और खून की प्यासी हो सकती है, और अगले ही पल वह किसी महान उद्देश्य के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाली
बेहद वीर और साहसी भी बन सकती है। ले बॉन स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भीड़ कभी सोच विचार नहीं करती। वह तर्कों को नहीं समझती। वह केवल छवियों, चित्रों और भावनाओं की भाषा समझती है। भीड़ में सुझाव ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और वह बहुत जल्दी बातों पर विश्वास कर लेती है। ले बॉन ने अपनी किताब में सामूहिक मतिभ्रम यानी कलेक्टिव हैलुसिनेशन का एक बहुत ही हैरान करने वाला ऐतिहासिक उदाहरण दिया है। एक बार समुद्र में ला बेलेपोले नाम का एक फ्रांसीसी क्रूजर जहाज एक दूसरे डूबते हुए जहाज की तलाश में निकला था। दिन का समय था और धूप खिली हुई थी। अचानक बचाव दल के जहाज पर मौजूद एक नाविक ने दूर से इशारा किया कि उसे कुछ लोग डूबते हुए और मदद के लिए हाथ हिलाते हुए दिख रहे हैं। जैसे ही उसने यह बात कही, अचानक उस जहाज पर मौजूद सभी अधिकारियों और नाविकों को बिल्कुल वही दृश्य दिखने लगा। उन सभी ने दावा किया कि उन्हें लोगों के चिल्लाने की दर्दनाक आवाजें स्पष्ट सुनाई दे रही हैं। जहाज के कैप्टन ने तुरंत नावों को उस दिशा में भेजा, लेकिन जब वे लोग उस जगह के बिल्कुल पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई इंसान नहीं था, कोई डूबता हुआ जहाज नहीं था, बल्कि पास के तट से बहकर आई पेड़ की कुछ शाखाएं और पत्ते पानी में तैर रहे थे। अब सोचिए ऐसा कैसे हुआ? इतने सारे अनुभवी नाविकों और अधिकारियों ने एक साथ धोखा कैसे खाया? ले बॉन कहते हैं कि यह सामूहिक मतिभ्रम का एक आदर्श उदाहरण है, जहां एक व्यक्ति के दिमाग में उठी एक छवि छूत की बीमारी की तरह पल भर में पूरी भीड़ में फैल गई और सभी ने उस अवास्तविक छवि को सच मान लिया। दोस्तों, भीड़ की भावनाएं हमेशा बहुत ही अतिरंजित और सरल होती हैं। भीड़ किसी भी बात को या तो पूरी तरह से सच मानती है या पूरी तरह से झूठ। उसके लिए बीच का कोई रास्ता, कोई ग्रे एरिया नहीं होता। थोड़ा सा भी संदेह भीड़ में पल भर में एक पक्के यकीन में बदल जाता है और एक हल्की सी नापसंदगी तुरंत गहरी, जानलेवा नफरत का रूप ले लेती है। इसी वजह से भीड़ हमेशा बहुत ही असहिष्णु, तानाशाह और रूढ़िवादी होती है। वह किसी भी तरह के विरोध या तर्क वितर्क को बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक अकेला व्यक्ति आपकी बहस को शांति से सुन सकता है, आपके नजरिए को समझ सकता है, लेकिन भीड़ तुरंत हिंसक हो जाती है और विरोध करने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से कुचल देना चाहती है। भीड़ हमेशा ताकत की पूजा करती है और कमजोरी से नफरत करती है। अगर कोई शासक सख्त है, तानाशाह है, तो भीड़ उसके पैरों में गिर जाएगी, लेकिन अगर कोई शासक दयालु और नरम दिल है तो भीड़ उसे कमजोर समझकर सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। भीड़ का नायक हमेशा जूलियस सीजर की तरह एक कड़क और ताकतवर इंसान होना चाहिए, जिसकी तलवार से वे डरें और जिसकी ताकत के आगे वे नतमस्तक हों। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भीड़ का अपना एक उच्च नैतिकता का स्तर भी होता है। भले ही भीड़ क्रूर और हिंसक हो सकती है, लेकिन धर्म, देश या किसी विचारधारा के नाम पर निस्वार्थ भाव से अपना सर्वस्व बलिदान कर देने की जो अद्भुत क्षमता भीड़ में होती है, वह किसी अकेले व्यक्ति में शायद ही कभी देखने को मिले। इतिहास गवाह है कि धर्मयुद्धों में, क्रांतियों में लाखों लोगों ने बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के अपनी जान हंसते हंसते दे दी। अब एक बहुत ही अहम सवाल यह उठता है कि भीड़ के ये विचार और मान्यताएं आखिर बनती कैसे हैं? ले बॉन कहते हैं कि भीड़ केवल उन्हीं विचारों को अपनाती है जो बहुत ही सरल हों और जिन्हें छवियों के रूप में उनके दिमाग में आसानी से उतारा जा सके। कोई भी
उच्च स्तरीय दार्शनिक या वैज्ञानिक विचार तब तक भीड़ पर असर नहीं कर सकता जब तक कि उसे बिल्कुल सरल बनाकर एक आकर्षक और चमत्कारी रूप में पेश न किया जाए। भीड़ तर्कों से नहीं बल्कि कल्पनाओं से प्रभावित होती है। यही कारण है कि इतिहास में वही लोग सफल नेता बने हैं जिन्होंने भीड़ की कल्पनाओं को, उनके सपनों को झकझोरना सीख लिया। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि भीड़ की सभी मान्यताओं का रूप हमेशा धार्मिक होता है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि वे केवल भगवान की ही पूजा करते हैं। अगर भीड़ किसी राजनीतिक विचारधारा, किसी नेता या किसी नायक को अपना मानती है तो वह उसे भी भगवान की तरह ही पूजती है। वह उसकी अंधी भक्ति करती है और उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। उस नेता या विचारधारा को न मानने वालों को भीड़ अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। नेपोलियन के लिए फ्रांसीसी जनता का प्यार और अंधभक्ति एक ऐसा ही उदाहरण था। ले बॉन ने भीड़ के विचारों को आकार देने वाले कारकों को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा है, अप्रत्यक्ष कारक और प्रत्यक्ष कारक। अप्रत्यक्ष कारक वे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक काम करते हैं और भीड़ के दिमाग को तैयार करते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है नस्ल या प्रजाति। हर नस्ल का अपना एक मानसिक ढांचा होता है जो उसकी पीढ़ियों से चला आ रहा होता है। ले बॉन स्पष्ट करते हैं कि एक फ्रांसीसी या लैटिन भीड़ का व्यवहार एक अंग्रेजी या अमेरिकी भीड़ से बहुत अलग होगा। लैटिन भीड़ हमेशा राज्य या सरकार की तरफ देखती है, वे चाहते हैं कि सरकार उनके लिए सब कुछ करे। जबकि एंग्लो सैक्सन भीड़ खुद पर निर्भर रहना पसंद करती है और राज्य का कम से कम हस्तक्षेप चाहती है। इसके बाद आते हैं परंपराएं। परंपराएं अतीत के विचारों और भावनाओं का बहुत बड़ा खजाना है। कोई भी समाज अपनी परंपराओं को एकदम से रातों रात नष्ट करके आगे नहीं बढ़ सकता। समय एक और बहुत बड़ा अप्रत्यक्ष कारक है। समय ही विचारों को जन्म देता है, उन्हें परिपक्व करता है और समय ही उन्हें खत्म भी करता है। ले बॉन ने संस्थाओं और शिक्षा पर भी बहुत तीखा और कड़वा प्रहार किया है। उनका दृढ़ता से मानना था कि केवल कानून या संस्थाएं बदल देने से किसी देश या नस्ल का चरित्र नहीं बदलता। उन्होंने उस समय की फ्रांसीसी शिक्षा प्रणाली की कड़ी आलोचना की, जो केवल रटने और किताबों तक सीमित रहने पर जोर देती थी। वे कहते थे कि यह किताबी शिक्षा युवाओं को जीवन के वास्तविक संघर्षों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं करती, बल्कि उन्हें केवल एक असंतुष्ट और बागी नागरिक बनाती है। ऐसे युवा जिन्हें लगता है कि उनके पास डिग्रियां हैं तो उन्हें सरकारी नौकरी मिलनी ही चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो वे व्यवस्था के खिलाफ हो जाते हैं और किसी भी हिंसक क्रांति का हिस्सा बनने के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। इसके विपरीत ले बॉन ने एंग्लो सैक्सन शिक्षा प्रणाली की काफी तारीफ की, जहां युवा कारखानों, खदानों और खेतों में काम करके व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करते हैं और अपने दम पर जीवन में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रत्यक्ष कारकों की, जो तैयार की गई जमीन पर बीज बोते हैं और भीड़ को तुरंत एक्शन में लाते हैं। इनमें छवियां, शब्द और नारे सबसे अहम हैं। कुछ शब्दों में सचमुच जादुई ताकत होती है। लोकतंत्र, समाजवाद, स्वतंत्रता, समानता, ये ऐसे शब्द हैं जिनका कोई एक स्पष्ट अर्थ नहीं होता। हर इंसान इन्हें अपने हिसाब से समझता है, लेकिन भीड़ के लिए ये शब्द किसी जादुई मंत्र की तरह काम करते हैं। इन शब्दों को सुनते ही भीड़ के दिमाग में एक भव्य छवि बन जाती है। इसके अलावा भ्रम या इल्यूजन भीड़ को बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं।
भीड़ को कभी भी कड़वी सच्चाई नहीं चाहिए, उसे ऐसे मीठे भ्रम चाहिए जो उसे सांत्वना दे सकें, जो उसे सपने दिखा सकें। जो व्यक्ति भीड़ को भ्रमित कर सकता है वह तुरंत उनका मालिक बन जाता है, और जो व्यक्ति उन्हें सच्चाई का आईना दिखाने की कोशिश करता है, भीड़ उसे अपना दुश्मन मानकर कुचल देती है। अनुभव ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे भीड़ के दिमाग में गहराई तक बैठे किसी भ्रम को तोड़ा जा सकता है। लेकिन इसके लिए बहुत बड़े और अक्सर दर्दनाक अनुभवों की आवश्यकता होती है, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति, जिसने लाखों जानें लेकर यह साबित किया कि केवल तर्कों से समाज को नहीं बदला जा सकता। तर्क और लॉजिक का भीड़ पर कभी कोई असर नहीं होता। आप भीड़ को कभी भी तर्कों से नहीं जीत सकते। अगर आप भीड़ के सामने तर्कपूर्ण भाषण देंगे तो वे आपको सुनेंगे ही नहीं। अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहलू पर आते हैं, जो है भीड़ के नेता और उन्हें प्रभावित करने के उनके तरीके। ले बॉन कहते हैं कि जब भी कुछ लोग इकट्ठा होते हैं वे स्वाभाविक रूप से एक जन्मजात वृत्ति के तहत एक नेता की तलाश करने लगते हैं। भीड़ एक ऐसा झुंड है जो बिना किसी मास्टर या चरवाहे के एक कदम भी नहीं चल सकता। नेता अक्सर कोई बहुत बड़ा ज्ञानी या दार्शनिक विचारक नहीं होता, बल्कि वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी विचार से पूरी तरह से सम्मोहित होता है। उसमें एक अंधी और अटूट आस्था होती है। यह गहरी आस्था ही उसे एक ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति देती है जिसके सामने भीड़ नतमस्तक हो जाती है। ले बॉन नेताओं को भी दो श्रेणियों में बांटते हैं। एक वो जो बहुत ऊर्जावान होते हैं लेकिन उनका प्रभाव कुछ समय के लिए ही होता है, और दूसरे वो जिनकी इच्छा शक्ति बेहद मजबूत और स्थायी होती है, जैसे कि महान धर्मों के संस्थापक या कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव लाने वाले लोग। फर्डिनेंड डी लेसेप्स का उदाहरण देते हुए ले बॉन बताते हैं कि कैसे उस इंसान ने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से स्वेज नहर का निर्माण किया, जबकि सारी दुनिया और सारे विशेषज्ञ उसके खिलाफ थे। नेता भीड़ को प्रभावित करने के लिए मुख्य रूप से 3 मनोवैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं: दृढ़ कथन एफर्मेशन, दोहराव रेपिटेशन, और छूत या संक्रमण कॉन्टेजन। कोई भी चतुर नेता कभी तर्कों का या सबूतों का सहारा नहीं लेता। वह बस अपनी बात को एक दृढ़ कथन के रूप में पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है। फिर वह उस बात को बार बार लगातार दोहराता है। जब कोई बात बिना किसी सबूत के बार बार दोहराई जाती है तो वह लोगों के अचेतन मन में गहराई तक बैठ जाती है और लोग उसे परम सत्य मानने लगते हैं। और फिर शुरू होता है छूत का असर। जैसे कोई संक्रामक बीमारी तेजी से फैलती है, वैसे ही विचार और भावनाएं भीड़ में एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल जाती हैं। लोग एक दूसरे की नकल करने लगते हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर एक चीज है जो किसी भी नेता की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, जिसे ले बॉन प्रेस्टीज या आभामंडल कहते हैं। यह एक तरह का रहस्यमयी सम्मोहन है जो कोई शक्तिशाली व्यक्ति, कोई महान विचार या कोई सफल काम लोगों के दिमाग पर डालता है। प्रेस्टीज 2 तरह का होता है: अर्जित प्रेस्टीज और व्यक्तिगत प्रेस्टीज। अर्जित प्रेस्टीज वह होता है जो किसी व्यक्ति को उसके नाम, उसके पद, उसकी दौलत या उसकी वर्दी के कारण मिलता है। जैसे एक जज का चोगा या एक सेना के अधिकारी की वर्दी उसे भीड़ की नजरों में एक आभामंडल देती है। व्यक्तिगत प्रेस्टीज वह है जो इंसान के अंदर से आता है, जो कुछ ही लोगों में होता है। जैसे नेपोलियन का प्रेस्टीज।
नेपोलियन का आभामंडल इतना मजबूत था कि जब वह एल्बा द्वीप से भागकर वापस फ्रांस लौटा तो उसे पकड़ने के लिए भेजी गई सेनाएं उसे देखते ही उसके सामने झुक गईं और उसके समर्थन में नारे लगाने लगीं। लेकिन यह प्रेस्टीज बहुत नाजुक भी होता है। प्रेस्टीज हमेशा सफलता के साथ चलता है। अगर नेता असफल हो जाए या अगर लोग उसके प्रेस्टीज पर बहस करने लगें तो वह तुरंत खत्म हो जाता है। जो भीड़ कल तक अपने नेता की भगवान की तरह पूजा करती थी, असफलता के बाद वही भीड़ उसे सूली पर चढ़ा सकती है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान रोबेस्पियरे के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जब तक उसका प्रेस्टीज था उसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन जैसे ही उसका प्रेस्टीज खत्म हुआ उसी भीड़ ने उसे भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया। पॉडकास्ट के अंतिम हिस्से में ले बॉन भीड़ का वर्गीकरण करते हैं। वे इसे मुख्य रूप से विषम हेट्रोजीनियस और समरूप होमोजीनियस भीड़ में बांटते हैं। सड़क पर किसी घटना को देखकर जमा हुई भीड़ या कोई जूरी विषम भीड़ का उदाहरण है, जिसमें अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग होते हैं, जबकि किसी संप्रदाय, जाति या वर्ग के लोग समरूप भीड़ बनाते हैं जिनके हित और मान्यताएं एक जैसी होती हैं। ले बॉन ने आपराधिक भीड़ का भी बहुत गहराई से विश्लेषण किया है। उनका कहना है कि भीड़ द्वारा किए गए भयानक अपराध अक्सर किसी शक्तिशाली सुझाव का परिणाम होते हैं और भीड़ में शामिल लोगों को लगता है कि वे कोई बहुत महान, देशभक्तिपूर्ण और पवित्र काम कर रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुए सितंबर नरसंहार का उदाहरण देते हुए वे बताते हैं कि कैसे आम लोग, जो अपनी आम जिंदगी में बहुत ही शांत और भले इंसान थे, उन्होंने भीड़ का हिस्सा बनकर जेलों में घुसकर सैकड़ों निर्दोष लोगों को बड़ी बेरहमी से मार डाला और उन्हें लग रहा था कि वे फ्रांस को उसके दुश्मनों से बचा रहे हैं। यहाँ तक कि वे हत्यारे इतने ईमानदार थे कि उन्होंने मारे गए लोगों के गहने और पैसे खुद नहीं रखे, बल्कि उन्हें कमेटी की मेज पर जमा कर दिया। यह साबित करता है कि भीड़ आपराधिक होने के बावजूद अपने आप को नैतिक मान सकती है। ले बॉन ने चुनावी भीड़ और संसदीय भीड़ का भी बहुत ही सटीक और आज के समय में भी प्रासंगिक वर्णन किया है। चुनावी भीड़ में भी वही कमियां होती हैं, सोचने समझने और तर्क करने की कमी, भावनाओं का अतिरेक और नारों या चमत्कारी शब्दों के प्रति अंधा आकर्षण। एक उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए तर्कों की नहीं, बल्कि प्रेस्टीज की जरूरत होती है। उसे मतदाताओं की भावनाओं को सहलाना होता है, उन्हें बड़े बड़े और असंभव वादे करने होते हैं और अपने विरोधियों को बिना किसी सबूत के सबसे भ्रष्ट और नीच साबित करना होता है। संसद में भी जो फैसले लिए जाते हैं वे अक्सर पूरे समूह के तर्कपूर्ण सोच का नहीं, बल्कि कुछ चुनिंदा प्रभावशाली नेताओं के प्रेस्टीज और उनके द्वारा पैदा किए गए सम्मोहन का परिणाम होते हैं। एक नेता संसद में अपने तर्कों से नहीं, बल्कि अपने शब्दों की बाजीगरी और अपनी छवि से दूसरों को प्रभावित करता है। ले बॉन चेतावनी देते हैं कि संसदीय व्यवस्था, जो भले ही लोकतंत्र का सबसे अच्छा रूप मानी जाती है, उसमें भी दो बड़े खतरे छिपे हैं। पहला, लोकलुभावन वादों के कारण सरकारी खजाने की भयानक बर्बादी, और दूसरा, लगातार बनते नए कानूनों के कारण आम नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का धीरे धीरे खत्म होना। ले बॉन की यह पूरी किताब हमें बार बार यह चेतावनी देती है कि अगर हम भीड़ की इस खतरनाक मानसिकता को नहीं समझेंगे तो हमारी सभ्यता और संस्कृति गहरे खतरे में पड़ सकती है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब किसी समाज के मूल आदर्श और पुरानी मान्यताएं कमजोर पड़ने लगती हैं,
जब समाज अपनी आत्मा खो देता है तो उस समाज का पतन शुरू हो जाता है और फिर भीड़ की अंधी अराजकता हावी हो जाती है। सभ्यता का निर्माण हमेशा एक छोटे से बौद्धिक वर्ग ने किया है, भीड़ ने हमेशा केवल विनाश ही किया है। इसलिए भीड़ के इस जटिल मनोविज्ञान को समझना न केवल राजनेताओं के लिए बल्कि हम सभी आम नागरिकों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि हम किसी भी अंधी भीड़ का हिस्सा बनने से खुद को बचा सकें, प्रोपेगेंडा का शिकार होने से बच सकें और अपने व्यक्तिगत तर्क और विवेक को हमेशा जिंदा रख सकें। दोस्तों, यह किताब सच में हमारी आंखें खोलने वाली है। यह हमें बहुत ही बेबाकी से बताती है कि कैसे बड़े बड़े राजनीतिक वादे, आकर्षक और भड़काऊ नारे और करिश्माई नेता हमारे दिमाग को हैक कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो अगली बार जब आप किसी राजनीतिक रैली में जाएं या सोशल मीडिया पर किसी वायरल ट्रेंड या उग्र बहस का हिस्सा बने, तो एक पल के लिए रुककर खुद से यह सवाल जरूर पूछिएगा कि क्या यह सचमुच आपका अपना स्वतंत्र विचार है या आप बस एक मनोवैज्ञानिक भीड़ का हिस्सा बनकर अपना विवेक खोकर किसी और के छिपे हुए स्वार्थों और इशारों पर नाच रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि गुस्ताव ले बॉन के क्रांतिकारी विचारों पर आधारित यह बहुत ही गहराई से भरा और विस्तृत पॉडकास्ट आपको जरूर पसंद आया होगा और इसने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। इस गंभीर विषय पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक चर्चाओं के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। अपना और अपने अनमोल विवेक का हमेशा ख्याल रखें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।